नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी को स्वागत है आपके। आज जो अपना पिछला जो अपन ने शुरू किया था स्टैटिक जीके का पोर्शन, उसमें से आज अपना पहला जो चैप्टर है वो आपके है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। उन्हीं पर अपन चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंदर हमें जो मुख्य रूप से कौन कौन से संगठन पढ़ने होते हैं, और उनमें सबसे पहले अपन आज स्टार्ट भी कर देंगे कि सबसे पहले कौन सा संगठन पढ़ना है। सबसे पहले मैंने स्टैटिक जीके में आपका पहला जो टॉपिक है वो यही रखा था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और इसके बाद में अपन पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, फिर पढ़ेंगे अपन राष्ट्रीय संगठन, और फिर राष्ट्रीय सम्मेलन पर भी चर्चा करेंगे। तो आज अपना जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की यदि मैं बात करूं, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन में यदि सबसे बड़ा कोई यदि चैप्टर देखा जाता है तो वो कौन सा है? यूएनओ है, जिसको अपन कहते हैं सबसे पहला जो चैप्टर है वो है यूएनओ। और यूएनओ जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो सबसे बड़ा यदि मैं बात करूं तो वो क्या है? यूएनओ, जिसे अपन कहते हैं यूनाइटेड यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको कहा जाता है, जिसको हिंदी में अपन क्या कह सकते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जान सकते हैं। हिंदी में इसे अपन कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। आज इसी पर अपन को चर्चा करनी है, संयुक्त राष्ट्र संघ। देखो, इसकी अपन कहानी को समझते हैं पूरी, कि सर कैसे स्थापना हुई, क्यों हुई, कब हुई, इन पर भी अपन डिटेल से क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। सबसे पहले यदि मैं आपसे बात बताऊं, तो यूएनओ की जो स्थापना है वो किस कारण से हुई थी? क्या ऐसी मतलब घटना घटित हुई जिसके कारण यूएनओ की स्थापना करनी पड़ी थी? आपको पता है, जब द्वितीय विश्व युद्ध जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसकी जो समाप्ति है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, जो द्वितीय विश्व युद्ध था, वो कब से कब तक चला था? तो आपको पता है द्वितीय जो विश्व युद्ध था वो आपके चला था 1939 से लेकर आपके 1945 तक। मतलब 1939 से लेकर 1945 तक आपके कौन सा विश्व युद्ध चला था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर अमेरिका ने, आपको पता है क्या किया था? आपको सभी उससे आप परिचित होंगे। अमेरिका ने इसी युद्ध के अंदर आपने देखा होगा कि एक तो 6 अगस्त 6 अगस्त 1945 को 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा, जो कहाँ पड़ता है? जापान के अंदर। हिरोशिमा जापान के अंदर बम गिराया था। इसके बाद तुरंत उन्होंने 9 अगस्त को ही, उन्होंने ध्यान रखना, 1945 को जापान के नाकासाकी पर क्या गिराया था? बम गिराया था। जब ऐसे परमाणु हथियारों का जब इसमें इस्तेमाल होने लग गया, या अपन कह सकते हैं कि जो बमबारी ज्यादा होने लग गई, तो पूरे विश्व ने इस युद्ध की समाप्ति के बाद एक निर्णय लिया कि हमें एक विश्व लेवल पर एक ऐसे संगठन की स्थापना करना चाहिए, ताकि लोगों की जो कोई भी रंजिश है वो है, जो कि लड़ाई में न बदलकर बातों से अपन लड़ाई हो सके, या बहस से किसी बात को सुलझाया जा सके। इसीलिए ध्यान रखना, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका के अंदर पड़ता है, वहां पे 50 देशों ने एक यूएनओ के चार्टर पर 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए। और इसी चार्टर के तहत ध्यान रखना 24 अक्टूबर 1945 को यह ना यूएनओ की क्या की गई थी? स्थापना। तो यूएनओ की जो स्थापना का जो चार्टर है उस पर हस्ताक्षर करने वाले देशों की संख्या कितनी है? 50 है। ये भी बात आपको अच्छे से क्या रखना है? ध्यान रखना है। दूसरी बात इसमें आपसे पूछ ले कि सर 51वां सदस्य कौन सा था, तो यदि आपसे पूछ ले 51वां जो सीएन आपके इस पर हस्ताक्षर करने वाला सदस्य था, वो था पोलैंड। तो ये एक यूएनओ की स्थापना से संबंधित आपके क्या बनती है? कहानी। इस कहानी को मैं एक बार पूरी की आपको नोट करवा देता हूं, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। देखो, सबसे पहली चीज तो यूएनओ की स्थापना का कारण, यूएनओ की स्थापना का कारण द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि आपको पता है कब से कब तक चला था? 39 से 45। हाँ, ये अपन को ध्यान रखना है कि यूएनओ की स्थापना का कारण द्वितीय विश्व युद्ध 1939 और 45 था। अब देखो इसमें क्या घटना हुई थी, उस घटना को भी अपन को ध्यान रखना है। यहां से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय
युद्ध के समय अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के जापान के हिरोशिमा पर बम गिराया। हिरोशिमा हिरोशिमा व साथ ही लिख देते, वह 9 अगस्त पर अमेरिका के 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय तथा 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर द फैटमैन बम गिराया। बम गिराया। अब देखो ये एक छोटी सी घटना है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आपके सीधे क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन में यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका पूरा नाम है, जिसको अपन संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता है। यदि बात करें यूएनओ की स्थापना का कारण था द्वितीय विश्व युद्ध, 1939 से 1945 था। ये ध्यान रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को, ध्यान रखना, जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय, ये बहुत अच्छा नाम है, ध्यान रखना, जो हिरोशिमा पर गिराया था उसका नाम क्या था, तो ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो उसका नाम था लिटिल बॉय। और ध्यान रखना जो नाकासाकी पर जो बम गिराया था उसका नाम क्या रखा था, द फैट मैन नाम उसका रखा गया। इन्हीं के कारण से कहा कि अब ऐसी स्थिति जब आगे उत्पन्न हो, इसी को ध्यान में रखते हुए आगे जाकर ये एक सैन फ्रांसिस्को के अंदर जो 50 देशों की एक बैठक होती है, और इसी बैठक के अंदर 26 जून 1945 को इस यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो देखो इसमें नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसी कारण 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को से अपन कहते हैं यूएसए में 50 देशों 50 देशों के द्वारा एक यूएनओ चार्टर पर हस्ताक्षर किए जाते किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, हस्ताक्षर किए। ये बात आपको इसमें क्या रखनी है, ध्यान रखनी। तो यूएनओ की अपन बात करें तो स्थापना के लिए सबसे पहले 50 देशों के द्वारा एक चार्टर तय किया गया, और इसी चार्टर के तहत 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना, यूएनओ की क्या हुई, स्थापना हुई। अब इस स्थापना में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है आपके 24 अक्टूबर 1945, जो सबसे क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसमें ध्यान रखना, इसी के कारण आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस
मनाया जाता है। ये बात आपको इसमें थोड़ा सा अच्छे से क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके बाद में मैं नेक्स्ट अगला यदि पॉइंट इसमें ले ले तो इसमें क्या हो गया कि स्थापना, तो स्थापना के अंदर इस कारण 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को यूएसए में 50 देशों के द्वारा एक यूएनओ चार्टर पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और इसी चार्टर के तहत 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की और इसी कारण से 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष यूएनओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट अपन अगली बात करें कि इसी चार्टर पर, इस चार्टर पर, इस चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाला, हस्ताक्षर करने वाला 51वां देश कौन बना था, पोलैंड बना। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब स्टैटिक जीके का ऐसा पोर्शन आपको कंप्लीट होगा जिसमें आपके एक भी क्वेश्चन बाहर जाने की क्या नहीं होगी, संभावना। एक ही छत के नीचे पूरे जितने भी आपके डाउट है वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। बस आप इसको लाइन टू लाइन समझते जाना है कि सबसे पहले मैंने एक बार वापस रिवाइज कर देता हूं। हमने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन में हमने सबसे पहला लिया है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में कहते हैं। यूएनओ की स्थापना का कारण है द्वितीय विश्व युद्ध 1934 1939 से 1945 के मध्य। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक का एक परमाणु बम गिराया और 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर द फैटमैन बम गिराया था। और इसी के बदौलत इन्होंने कहा कि ऐसी कोई कंडीशन आगे नहीं उत्पन्न हो, इसी कारण से 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को यूएसए में 50 देशों के द्वारा एक यूएनओ चार्टर पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और इसी चार्टर के तहत 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। और इस चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां देश कौन सा बनता है, पोलैंड बनता है। तो ये तो है यूएनओ की स्थापना की लेकर जो कहानियां बनती है उसके बारे में आपको बताया गया। इसके बाद में नेक्स्ट अगली जो अपन स्टार के रूप में पढ़ेंगे, क्या सर इस यूएनओ से पहले भी कोई भारत में ऐसी संस्था थी क्या? यूएनओ से पहले की यदि मैं चर्चा करूं कि सर यूएनओ से पहले भी कोई भारत में चर्चा थी, यानी ऐसी कोई संस्था थी जो कि एक प्रकार से इस प्रकार के विश्व के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में कार्य करती हो, तो ऐसी संस्था थी। तो ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं कि यूएनओ से पहले, यूएनओ से पहले संचालित संस्था, संचालित संस्था। अब देखो यूएनओ से पहले कौन सी संस्था है वो जो कि यूएनओ के स्थान पर कार्य करती है या यूएनओ के जैसे कार्य करती थी, तो उसको बोलते थे लीग ऑफ नेशन। क्या बोलते थे? लीग ऑफ, यानी लीग ऑफ नेशन बोला जाता था, लीग ऑफ नेशन। ये एक संस्था थी जो कि आपके यूएनओ से पहले क्या करती थी, कार्य करती थी। इस लीग ऑफ नेशन की जो स्थापना की यदि मैं बात करूं कि सर इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखना इसकी स्थापना हुई थी 1919 के अंदर। ये ध्यान रखना। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे था पहले, तो ध्यान रखना इसका जो हेडक्वार्टर था वो आपके था जेनेवा। हालांकि प्रारंभ में था इसका लंदन, लेकिन बाद में कहाँ हो गया था, जेनेवा हो गया था। ये अपन को ध्यान रखना है। लेकिन ये संस्था उतना सही काम कर नहीं पाई थी, क्योंकि इस संस्था की जो स्थापना है वो भी आपको पता है किस कारण से हुई थी। तो मेरे साइड में आपको पता चल गया होगा कि भाई इस संस्था की स्थापना किस कारण से हुई थी। तो ध्यान रखना, मैं इधर लिख रहा हूं कि जो प्रथम विश्व युद्ध था, कौन सा विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध आपको सभी को पता है कब से कब तक चला था, तो आपको सभी को पता है सर 1914 से लेकर 1918 के बीच में चला। तो ध्यान रखना, इस प्रथम विश्व युद्ध के बाद में विश्व लेवल की एक संस्था की स्थापना की थी और उसी संस्था को अपन कहते थे लीग ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1919 में हुई। मुख्यालय कहाँ पे रखा था, जेनेवा। लेकिन फिर इसका कोई काम नहीं हुआ। तो ध्यान रखना, इसी पर एक पॉइंट लिख लेना कि इसी संस्था को, इसी संस्था को 20 जून, कौन सी डेट है, 20 जून, 20 जून 1946 को समाप्त कर दिया, क्योंकि अब इस संस्था के स्थान पर कौन सी संस्था आ गई, यूएनओ। तो आपसे कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर कि भाई ऐसी कौन सी संस्था थी जो पहले यूएनओ के स्थान पर कार्य करती थी, तो वो ध्यान रखना लीग ऑफ नेशन के नाम से इस संस्था को जाना जाता था।
उम्मीद करता हूं यहां तक आपके कहानी पूरी समझ में आई होगी। फिर इसके बाद में देखो, मैंने ये पूरा डिटेल से नहीं किया है, इसमें आपके कई क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है। मैं पढ़ा रहा यूएनओ, क्योंकि स्टैटिक का मतलब ही यही होता है। क्योंकि कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर इतना कुछ लिखा रहे हो, तो मैं इतना यूएनओ के बारे में नहीं लिखा रहा हूं, मैं यूएनओ से रिलेटेड चीजें भी लिखा रहा हूं, ताकि अपना क्वेश्चन क्या होता रहे, क्लियर। जैसे मान लो कि मैंने ये क्वेश्चन लिखा है आपको पूरे के पूरे, कि भाई जो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान पर जो बम फेंका था उसका नाम क्या था, तो लिटिल बॉय था। और नागासाकी पर भेजा, उसका नाम क्या था, द फैटमैन था। तो इसका रिलेशन इनसे नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिखा है, क्योंकि ये अच्छे से अपने क्वेश्चन क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। इसके अलावा मैंने देखो लीग ऑफ लेसन के बारे में भी पढ़ा है, ये भी बार एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, वो बहुत सारे मैं लिखा रहा हूँ। तो ये अपन को विशेष रूप से क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके बाद में अगली अपन ने संस्था की बात कर ली कि सर स्थापना हो गई। स्थापना के बाद में अपन देखते हैं तो आगे पूरा का पूरा अपन कह सकते हैं कि जो पहले संस्था चलती थी उसके बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब इसके अलावा यूएनओ के बारे में और कुछ सामान्य जानकारी हमें पता होनी चाहिए। तो देखो, अगली जो जानकारी है वो ध्यान रखना, यूएनओ के चार्टर में कुल 19 अध्याय है। कितने अध्याय है, 19 तो क्या है, अध्याय है। और 111, 111, 111 क्या है इसमें, अनुच्छेद। ये बात आपको जरूर इसमें क्या रखनी है, ध्यान रखनी। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि यूएनओ के चार्टर में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है, तो वो ध्यान रखना 19 अध्याय है। और यदि आपसे अनुच्छेद पूछ ले तो वो कितने हो जाएंगे, 111 हो जाएंगे। इसके बाद में सदस्यों की बात करें तो अपन ने देखा था कि प्रारंभ में कितने थे, वो तो हमने पूरा पढ़ा था। तो देखो इसमें अगला लिख देते हैं, यूएनओ की वर्तमान सदस्य देश। ध्यान रखना, यूएनओ के जो वर्तमान सदस्य देश है वो कितने हैं, तो इसका थोड़ा सा आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि वो है 193। कितने हैं, 193 है, 193 है। तो अब आपसे अंतिम पूछा जा सकता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि 193वां सदस्य कौन सा है। तो 193वां सदस्य देश कौन सा है, तो वो आपको सभी को पता है कि सर वो है दक्षिण सूडान। कौन सा है, दक्षिण सूडान है, वो 193वां सदस्य है। सर ये कब बना था सदस्य, यदि आपसे डेट भी पूछ ले तो ध्यान रखना 11 जुलाई 2011 को ये यूएनओ का 193वां सदस्य देश बना था। कौन सा, दक्षिणी सूडान बना था। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि वर्तमान के अंदर यूएनओ के अंदर कितने सदस्य देश है, तो आपको आंसर देना है सर 193 है। और ये ध्यान रखना 193वां सदस्य देश है वो कौन सा है, दक्षिण सूडान है, जो कि 11 जुलाई 2011 को बना था। सो हाँ ठीक है। इसके बाद में अगली बात करें तो यूएनओ के ध्वज, जो ध्वज है, ध्वज में जैतून पेड़ आता है, जैतून की पत्तियों का प्रयोग किया गया, जैतून की 2 पत्तियों का प्रयोग किया गया, 2 पत्तियों का प्रयोग किया गया है, जिनके मध्य जिनके मध्य विश्व का मानचित्र है, इनके मध्य किसका मानचित्र है, विश्व का। जैसे इस प्रकार की 2 पत्तियां हैं, और ये जो दोनों पत्तियां हैं ये किसकी है, जैतून की पत्तियां हैं। और इन जैतून की पत्तियों के मध्य जो एक नक्शा बनाया गया है वो वर्ल्ड का नक्शा है। ये बात आपको इसमें जरूर ध्यान रखना है। तो मेरे साइड में यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि यूएनओ के चार्टर में कुल 19 तो अध्याय है और 111 अनुच्छेद है। यूएनओ के वर्तमान सदस्य देश 193 है, और 193वां सदस्य देश है वो कौन सा है, दक्षिण सूडान, जो कि 11 जुलाई 2011 को बना था। और यूएनओ के ध्वज में जैतून की 2 पत्तियों का प्रयोग किया गया है, जिनके मध्य विश्व का क्या है, मानचित्र दर्शाया गया है। तो ये अपने की यूएनओ का सामान्य हमने बेसिक परिचय पढ़ा है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं यूएनओ के कौन कौन से उद्देश्य है। तो यदि यूएनओ के मैं उद्देश्य की बात करूं, किसकी बात करूं, यूएनओ के यदि उद्देश्य आपसे पूछ ले तो वो कौन कौन से हैं।
तो यदि उद्देश्य के बारे में आपसे पूछ ले कि यूएनओ का गठन का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो आपको सबसे पहला याद रखना है, एक तो आपको सभी को पता है, एक तो उद्देश्य हो सकता है युद्ध रोकना, युद्ध युद्ध को रोकना, युद्ध को रोकना। दूसरा दूसरा यदि अपन बात करें तो मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवाधिकारों की मानवाधिकारों की रक्षा करना। ये अपन इसके बाद में अलग तीसरा भी देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना। इसके अलावा सतत विकास के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। और एक में लिख देता हूं पांचवा, राष्ट्रों के मध्य समझ विकसित, समझ विकसित करना। ये अपने यूएनओ के क्या है प्रमुख उद्देश्य है। हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन एक बार हमें पता तो होना चाहिए कि भाई यूएनओ क्या काम करता है, तो ये बात अपन को ध्यान रखना है। तो एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ कि यूएनओ के चार्टर में कुल 19 अध्याय है और 111 अनुच्छेद है। यूएनओ के वर्तमान सदस्य देश 193 है और 193 सदस्य देश दक्षिण सूडान है, जो 11 जुलाई 2011 को बना था। इसके बाद यूएनओ के ध्वज में जैतून की 2 पत्तियों का क्या किया गया, प्रयोग किया गया, जिनके मध्य विश्व का क्या दिया गया, मानचित्र दिया गया। उद्देश्य में यदि बात करें तो जैसे दो यानी किसी भी देश के साथ में कोई युद्ध हो रहा है तो उस युद्ध को रोकना, मानवाधिकार है उनकी क्या करना, यानी आपको रक्षा करना। प्रमुख जो उद्देश्यों में शामिल है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, सतत विकास के लक्ष्यों को यानी आगे बढ़ाना और राष्ट्रों के मध्य समझ को क्या करना, विकसित करना। ये एक इसके प्रमुख उद्देश्यों में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो थोड़ा बहुत आपको इसका भी नॉलेज होना चाहिए। तो ये अपने अपन बात करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो यूएनओ के कितने अंग होते हैं, यूएनओ के अंग। यदि मैं यूएनओ के अंगों की बात करूं तो टोटल जो अंग है वो कितना है, 6 अंग है। अब यूएनओ में कितने अंग है टोटल, यदि यूएनओ की पूरे अपन डेफिनेशन देखें तो इसमें पूरी जो परिभाषा को देखें तो इसमें आपके 6 अंगों के बारे में हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले यदि मैं अंगों की बात करूं, जैसे मान लो कि अपन ने एक गोला बना लिया और इस गोले में हमने किसको कैद कर दिया है, यूएनओ को। अब यूएनओ के कौन कौन से अंग है, तो इसमें सबसे पहला यदि इस तरफ अंग देखे तो बहुत ही बड़ा अंग आता है जिसे अपन कहते हैं महासभा, असेंबली। जिसे अपन क्या कह सकते हैं, असेंबली, यूएनओ की महासभा। इसके बाद में यदि इधर अपन चलते हैं तो यहाँ पे आ जाती है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। मतलब क्या होती है, सुरक्षा परिषद की यदि अपन बात करें तो ये इसमें शामिल हो जाएगी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट इधर की तरफ चलते हैं तो इधर आ जाएगा आपके आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सामाजिक परिषद, परिषद मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, वो भी इसका अंग होता है। फिर इसके बाद में एक अंग और होता है जिसे अपन कहते हैं न्यास परिषद। कई जगह परन्यास भी लिखा होता है, ट्रस्टीशिप काउंसिल होती है उसको कहते हैं न्यास परिषद भी आपके पूछा जाता है। इसके बाद में अगली बात करें तो इधर एक अंग होता है जिसे अपन कहते हैं सचिवालय। क्या कहते हैं, सचिवालय के जिसे नाम से जाना जाता है। इसके बाद में जो एक अंग जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और वो होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। कौन सा होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, वो भी यूएनओ के क्या होता है, एक अंग होता है।
तो मैंने आपको बताया था यूएनओ के कितने अंग होते हैं, तो ध्यान रखना सर टोटल यूएनओ के हैं वो कितने अंग होते हैं, 6 अंग होते हैं। और ये 6 अंग मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। इसमें से सबसे पहला यदि मैं अंग की बात करूं तो अपनी कौन सी है, महासभा है। दूसरे अंग की बात करूं तो वो है सुरक्षा परिषद। तीसरे अंग की बात करूं तो वो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। और चौथे यदि अंग की बात करूं तो वो है आपके न्यास परिषद। और पांचवी यदि मैं बात करूं तो वो है सचिवालय। और छठा यदि मैं बात करूं तो वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये बात अपन इसको ध्यान रखना है। अब देखो इसके बाद में अगली अपन नेक्स्ट अपन यदि चर्चा करें तो यूएनओ के बारे में यहां तक तो हमने क्या होता है डिटेल से क्या कर लिया, समझ लिया। अब इसके बाद में सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे सबसे पहले महासभा पर। इस पे चर्चा करेंगे महासभा, जिसे अपन कहते हैं असेंबली। यूनाइटेड नेशन जो असेंबली है उसके बारे में अपन से क्या क्या तथ्य पूछे जा सकते हैं। तो अब एक एक अंग के बारे में अपन क्या पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो डिटेल में आ जाएगी। तो इसमें सबसे पहली लाइन है कि इसे लघु संसद कहा जाता है। इसे लघु संसद कहा जाता है। इसे लघु संसद कहा जाता है, कहा जाता है। पहली बात तो ये अपन को इसमें ध्यान रखना है। दूसरी बात कि लघु संसद के साथ में ये क्या काम करती है, तो ध्यान रखना जितनी भी शांति में जो आयोजित होती है उनको वित्त पोषित, मतलब अपन कह सकते हैं एक प्रकार से जो संतुलन स्थापित करने का जो कार्य होती है वो कौन करती है, महासभा करती है। कार्य की अपन चर्चा बाद में करेंगे। तो ध्यान रखना इसमें एक अध्यक्ष, कोमा 21 उपाध्यक्ष व 7 मुख्य समितियां, मुख्य समितियों के अध्यक्ष हो। अगली बात आपसे, अध्यक्ष का कार्यकाल, तो ध्यान रखना कितना होता है, 1 वर्ष का। दूसरी बात, इसकी बैठक प्रत्येक वर्ष की सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को, तीसरे मंगलवार से मंगलवार से शुरू होती है, जो दिसंबर के मध्य तक चलती, मध्य तक चलती। तीसरी बात, यूएनओ के सदस्य देश महासभा के सदस्य देश, सदस्य देश होते हैं। अब देखो एक बार इसको पूरा मैं डिटेल से आपको बता देता हूं कि हमने सबसे पहले क्या शुरू की है, महासभा। और महासभा की यदि मैं बात करूं तो इसे लघु संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लघु संसद कहा जाता है। इसमें एक अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और 7 मुख्य समितियों के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। इनका क्या होता है, हर साल 1 साल में निर्वाचन होता है, जिसमें अध्यक्ष का कार्यकाल केवल कितने वर्ष का होता है, 1 वर्ष का। मतलब इन सभी का भी कार्यकाल 1 ही वर्ष का होता है। इसकी बैठक प्रत्येक वर्ष के सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से तो क्या होती है शुरू, और जो कि दिसंबर के मध्य तक क्या करती है, चलती है। हालांकि इसकी बैठक अपन सितंबर में जरूरी नहीं बुलाना, लेकिन ये हर साल यदि मान लो कि अपन कह सकते हैं कि यदि कोई यानी आपातकाल नहीं आया है तो उस कंडीशन में तो सितंबर माह को ही होगी। और यदि मान लो कोई आपातकाल आ गया तो इससे पहले भी आयोजित करवाई जा सकती है।
ये अपन को इसमें विशेष रूप से क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा अपन कह सकते हैं 1953 में महासभा की 8वीं महासचिव व भारत की प्रथम महासभा सचिव, महासभा की भारत की प्रथम महिला महासभा की महासचिव, तो वो बनी थी अपने विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित बनी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, और एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट भी है। डेट एक बार पूछ ली गई एग्जाम में, तो ध्यान रखना 1953 की ये डेट आपको जरूर ध्यान रखना है कि 1953 में महासभा की 8वीं महासचिव, मतलब यदि क्रम से देखें तो कौन सा क्रम आएगा, 8वीं। और यदि भारत की बात करें तो भारत की प्रथम महिला महासभा की जो महासचिव बनी थी वो उसका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। ये एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, इसका आपको जरूर ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला बात करें तो अब संसद है, तो संसद है तो इसका मतलब पूरा कामकाज कौन करेगी, महासभा ही करेगी। तो देखो महासभा की कार्यालय भाषाएं व कामकाज की भाषा, ये अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। दो वर्ड मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनको आप समझने की कोशिश करना। एक तो मैंने लिखा है ऑफिशियल लैंग्वेज, ये कितनी होती है, एक होती है कामकाजी भाषा, मतलब कामकाजी की भाषा। अब इन दोनों को अपन को अच्छे से क्या करना है, पढ़ना है। और यदि मैं बात करूं तो कार्यालय भाषा की यदि संख्या पूछ ले आपसे, तो टोटल आपको ध्यान रखना है कि सर 6 होती है। कितनी है, 6 भाषाएं हैं कार्यालय। कौन कौन सी है, तो देखो सबसे पहले है आपके आ जाएगी अरबी, दूसरी यदि मैं बात करूं तो वो आ जाएगी चीनी, तीसरी यदि मैं बात करूं तो वो आ जाएगी अंग्रेजी, अंग्रेजी, और चौथी यदि मैं बात करूं तो वो आ जाएगी रूसी, और जिसको रशियन भी बोल सकते हैं। पांचवी यदि मैं बात करूं तो वो है स्पेनिश, और छठी अपने कौन सी बच गई, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, रूसी, स्पेनिश, और एक कौन सी बच गई, याद कर, फ्रेंच, जो मुख्य कामकाजी भाषा है। ठीक है, अब देखो कामकाजी भाषाओं में केवल दो भाषा है, दोनों इन्हीं में से है, तो ये ध्यान रखना है। तो दो कौन कौन सी है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, एक तो हो जाएगी अंग्रेजी, और एक अंग्रेजी के बाद में दूसरी जो भाषा है वो कौन सी है, फ्रेंच भाषा है। तो ये बातें आपको जरूर इसमें ध्यान रखना है। भाषा वाला क्वेश्चन आपको कई बार क्वेश्चन कंफ्यूजन में कर सकता है, तो ध्यान रखना महासभा की, महासभा की कार्यालय जो भाषा है वो कामकाजी भाषा है, इन दोनों में आपको अंतर जरूर ध्यान रखना है। कार्यालय जो भाषाएं वो होती है वो टोटल कितनी है, 6 भाषाएं, जिसमें अरबी, चीनी, अंग्रेजी, रूसी, स्पेनिश और फ्रेंच भाषा है। और कामकाजी भाषा में कौन सी है, अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा है। कामकाजी का मतलब जिसमें काम किया जाता है, पूरी संसद का काम, जो कि महासभा का पूरा काम 2 भाषाओं में होगा। जबकि यहाँ पे कितनी भाषाओं का यूज कर सकते हैं, तो जी है ना, जहाँ पे अपन बोल सकते हैं या मान्यता प्राप्त है उनकी संख्या कितनी है, 6 भाषाएं हैं। ये बात अपन को इसमें ध्यान रखना है। तो ये अपन उम्मीद करते हैं ये हमारी महासभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको जरूर याद रखना है। इसके बाद में दूसरा जो पद है वो अपना कौन सा है, दूसरा जो पद है वो अपना है सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद। और यदि सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल की यदि मैं बात करूं, तो आपको पता है सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब है कि अपन सेक्रेटरी, जिसको अपन कह सकते हैं केवल ये सुरक्षा या सुरक्षा कवच प्रदान करता है, इसीलिए इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। तो सबसे पहली बात तो इसमें क्या हो जाएगी, इसे दुनिया का पुलिसमैन कहता है।
इसे दुनिया का क्या कहते हैं, पुलिसमैन कहते हैं। ये बात आपको इसमें क्या रखना है, ध्यान रखना। अब कार्य क्या होगा, तो वही चीजें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को क्या करना, बनाए रखना। ये इसका प्रमुख क्या होगा, कार्य। कार्य हालांकि सभी का मैंने एक साथ लिखा दिया है, तो सभी घूम फिरा कर वही कार्य करते हैं। अब इस सुरक्षा परिषद में यदि बात करें, तो इसमें जो सदस्य होते हैं, मैंने अभी देखो महासभा में बताए थे कि उसमें तो वही सदस्य है जो कि किसके हैं, यूएनओ के। इसका मतलब आपसे पूछ ले कि यूएनओ के महासभा अंग में कुल कितने सदस्य हैं, तो वहां पे आपको कितना जवाब देना है, सर 193 देना है। और यहाँ पे आपको जवाब चेंज देना है। यदि सुरक्षा परिषद के सदस्य देश पूछ ले, तो इसमें आपको ध्यान रखना है सदस्य देशों की संख्या यदि पूछ ले, तो आपको आंसर देना है सर 15 है। कितने सदस्य देश, 15। और इसी 15 सदस्यों को भी यहाँ पे दो भागों में डिवाइडेड कर दिया गया। अब ये दो भाग कौन कौन से हैं, तो उन्हीं पर अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले यदि मैं भाग की बात करूं, तो वो है स्थायी सदस्य, मतलब परमानेंटली स्थायी, स्थायी सदस्य। पहला भाग कौन सा बन जाता है, स्थायी सदस्य वाला भाग बन जाता है। दूसरा यदि मैं बात करूं, तो वो कौन से हो जाएंगे, अस्थायी सदस्य। कौन से, अस्थायी सदस्य। और यदि मैं स्थायी सदस्यों की बात कर लूं या अस्थायी सदस्यों की, क्या डिफरेंट होता है सर, तो ध्यान रखना, इन्हीं को अपन कहते हैं वीटो पावर। क्या कहा जाता है, वीटो पावर। अब मैं आपको अंतर भी बताऊंगा कि वीटो पावर क्या होता है। इसको अपन क्या प्राप्त कहते हैं, वीटो पावर। जो प्राप्त देश होते हैं उन्हीं को अपन इसमें कह सकते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, वीटो पावर देश हो जाएगा। कितने हैं टोटल, तो ध्यान रखना इनकी संख्या है वो तो कितनी है, 5। और इनकी जो संख्या है वो टोटल कितनी हो गई, 10 हो गई। अब यदि मैं चर्चा करूं, क्योंकि ये परमानेंट है, इसका मतलब यहां पर तो अपन को परमानेंट याद रखना है। तो इसके लिए आप एक ट्रिक यूज कर सकते हो इनको परमानेंट याद रखने के लिए। तो आप परमानेंट याद रखने के लिए क्या ट्रिक यूज कर सकते हो स्थायी सदस्यों की, तो स्थायी सदस्यों की एक ट्रिक है कि रूसने पर, जो आज इंसान रूसता है, रूसने पर जो फेस होता है, कौन सा, फेस। जो रूसने पर जो फेस होता है वो हमेशा कैसा होता है, देखने लायक होता है। कैसा होता है, देखने लायक होता है। ये ट्रिक आपको इसमें जरूर ध्यान रखना है, ताकि कभी आप भूलो नहीं। तो देखो इसमें कौन सा वर्ड है, फेस वर्ड है, ये अपन को ध्यान रखना है। तो ये जरूर अपन को ध्यान रखना है कि जो रूसने पर फेस होता है वो कैसा होता है, देखने लायक। आपने कभी देखा होगा कि जब कोई भी इंसान रूस जाता है तो उसका चेहरा रियल में देखने लायक होता है, कि देखो देखो इसके चेहरे को कैसे रूसने लगा है। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना, इसी से आपको क्या बन जाएंगे, स्थायी सदस्य। जैसे रूसने से क्या हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखना, रूस हो जाएगा। एफ से क्या हो जाएगा, फ्रांस। क्या होगा, फ्रांस होगा। और ए से क्या हो जाएगा, तो आपको सभी को पता है ए से सर अमेरिका होता है। और ई से क्या होता है, सी से क्या होता है सर, चीन होता है। और ई से क्या हो जाएगा सर, इंग्लैंड होता है। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो 5 सदस्य देश हैं, इन्हीं को क्या प्राप्त होता है, वीटो पावर प्राप्त होता है। जिसमें से रूस, फ्रांस, अमेरिका, चीन और इंग्लैंड, ये हमारे वीटो पावर सदस्य देश होते हैं। और ये जो अस्थायी सदस्य होते हैं, इनकी क्या कहानी होती है सर, तो ध्यान रखना, इनका निर्वाचन, इनका निर्वाचन, इनका निर्वाचन प्रति 2 वर्ष के लिए होता है। 2 वर्ष के लिए होता, ये अपन को ध्यान रखना है। मतलब जो अस्थायी सदस्य होता है, इनमें जो प्रति 2 वर्ष के लिए, कोई भी देश है जो कि अस्थायी सदस्य कितने समय तक बन सकता है, तो 2 वर्ष तक बन सकता है। और इनका निर्वाचन भी होता है, तो इनके निर्वाचन के लिए कितना समय होता है, 2 वर्ष का। क्या सर भारत इसमें इंक्लूड नहीं है, क्या सर भारत का भी अस्थायी सदस्य बना है, एक बार भी नहीं, 8 बार बन चुका है। तो ये भी एक स्टार के रूप में आपको लिखना है। भारत अब तक सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश कितनी बार बन चुका है, तो ये ध्यान रखना, आपके 8 बार बन चुका। यदि अंतिम बार की मैं बात करूं, तो कब बना था सर, अंतिम बार आपके बना था 1 जनवरी
2021 से 31 दिसंबर 2022 तक, ये 8वां था। तो ये अपन को जरूर ध्यान रखना है कि अब भारत अब तक सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश 8 बार बन चुका है। अंतिम बार 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक भारत है वो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य था। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक बार, तो यदि सर्वाधिक बार है, यदि आपसे पूछ ले सर्वाधिक बार, इसमें नहीं आता है, छोड़ो इतना भारी पड़, इसमें देखो नेक्स्ट, ये अपने कौन से हो गए। अब देखो मैं आपको बता देता हूं कि वीटो पावर क्या होता है। अब देखो थोड़ा सा यदि अपन बात करें स्थायी सदस्यों में और अस्थायी सदस्यों में क्या फर्क होता है, तो देखो इसमें एक चीज और भी अपन ऐड कर लेते हैं। किसी भी कार्य को कार्य को सहमति प्रदान करने के लिए सुरक्षा परिषद में इसमें सुरक्षा परिषद में ध्यान रखना कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, तो 5+4 9 सदस्यों की आवश्यकता। ठीक है, अब देखो इसमें से मैंने 5+4 लिखा है, ये भी आपको अंतर ध्यान रखना है। 5 है, ये क्या हो जाएंगे स्थायी सदस्य, और 4 क्या हो जाएंगे अस्थायी सदस्य, अस्थायी। ये अपन को इसमें विशेष रूप से क्या रखना है, ध्यान रखना है। मतलब कहने का ये हुआ है कि भाई कोई भी मामलो, देखो मैंने लिखा गया किसी भी कार्य को सहमति प्रदान करने के लिए सुरक्षा परिषद में 5+4 9 सदस्यों की क्या होती है आवश्यकता है। यदि मान लो कोई भी सहमति है और वो उसको सुरक्षा परिषद से पास करवाना है, और यदि मान लो कि उसमें से अपने 15 सदस्य, 15 में से यदि मान लो 14 ने सहमति दे दी और एक ऐसा सदस्य मना कर रहा है जिसके पास क्या है, वीटो पावर है। अरे क्या है, वीटो पावर, वो इस पर सहमति नहीं दे रहा है, तो ये कार्य कभी भी पास नहीं होगा। इसी को अपन क्या कहते हैं, वीटो पावर कहते हैं। मतलब कहने का है कि वीटो पावर में सभी की सहमति का होना बहुत ही जरूरी होता है। ये कौन सा, जो स्थायी सदस्य होते हैं उनकी सहमति का होना बहुत ही अनिवार्य होता है। यदि एक ने भी सहमति नहीं दी तो वो आगे सहमति आगे पार नहीं होगी। इस बात को आपको इसमें क्या रखना है, जरूर ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं कि आपकी ये सुरक्षा परिषद भी अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद में थर्ड अपना जो पोजीशन वो कौन सा है, तीसरा, वो है सामाजिक व आर्थिक, आर्थिक एवं सामाजिक आर्थिक एवं सामाजिक। यदि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की मैं चर्चा करूं तो इसमें क्या क्या चीजें आती है और क्या क्या इसमें है, तो सबसे पहले तो अपन को ये ध्यान रखना है कि ये हमेशा इसका जो कार्य होता है वो अपन को ध्यान रखना है। तो सतत विकास, किसको, सतत विकास, मतलब सस्टेनेबल में, सतत विकास में सतत विकास को, ऐसे ऐसे लिख लो, सतत विकास को आगे बढ़ने में मदद करना, मदद करना। ये बात अपन को किसमें याद रखनी है, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा परिषद में याद रखनी। इसमें ध्यान रखना एक बहुत अच्छी बात है, इसमें जो सदस्य देश होते हैं वो कितने होते हैं, तो इसमें जो सदस्य देश है वो कितने होते हैं, 54 होते हैं। ये अपन को ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि आर्थिक एवं जो सामाजिक परिषद है यूएनओ की, उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, तो ध्यान रखना टोटल 54 सदस्य होता है, ये ध्यान रखना है। और ये इसमें से ध्यान रखना प्रति 3 वर्ष में, प्रति 3 वर्ष में, इसमें लिख लेना, प्रति 3 वर्ष में
या सॉरी सीधा कार्यकाल भी लिख लो ना, एक देश का जो कार्यकाल है इसमें वो कितने का होता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। कार्यकाल होता है 3 वर्ष। 3 वर्ष के बाद है वो 54 सदस्यों में से आपके 1/3 सदस्य चले जाएंगे और उसके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। ये अपन को ध्यान रखना है। ये भी परिषद बहुत ही अच्छा कार्य करती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अंकों में से अपन गिन सकते हैं। इसके बाद में चौथा है वो कौन सा है, न्यास परिषद। न्यास परिषद की यदि मैं बात करूं, न्यास परिषद तो यूएनओ का एक अंग है। तो देखो इसमें अपन को ध्यान रखना है, ये वर्तमान में, ये वर्तमान में एक सक्रिय अंग है, ये सक्रिय अंग है। इसे 1994 में 94 में कामकाज करना बंद कर दिया। ये अपन को ध्यान रखना है। और इसका कार्य क्या होता था, कार्य ये होता था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, विश्व युद्ध के बाद जिन देशों को स्वतंत्रता नहीं मिली है उनको स्वतंत्रता दिलवाना। ये इसका अंक का प्रमुख क्या हुआ करता था, कार्य हुआ करता था। अब आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सभी जो है वो एकदम सही हो चुके हैं। इसका मतलब सभी आजाद हो चुके हैं। तो इस अंक का अभी कोई वर्तमान में कार्य नहीं है। 1994 के बाद इस अंग ने अपना कार्यकाज, या वे सब सीधा पूछ लेते हैं कि यूएनओ का कौन सा अंग है जो कि वर्तमान में अपना कामकाज या कार्यकाज बंद कर दिया है, तो वो कौन सा अंग कहलाएगा, तो वो आपको जरूर ध्यान रखना, न्यास परिषद कहलाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो पांचवा है वो अपना कौन सा, पांचवा है सचिवालय। सचिवालय की यदि मैं बात करूं तो ये क्या करता है, तो ये यूएनओ की 3 प्रतिदिन, 3 प्रतिदिन, प्रतिदिन के कामकाज को देखता। 3 प्रतिदिन के जो कामकाज है वो कौन देखता है, सचिवालय। और ध्यान रखना यहीं पे इसी अंग में यूएनओ का महासचिव है। और इसी महासचिव का यदि आपसे पूछा जाए कि यूएनओ का जो महासचिव है इसका कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल है वो कितना होता है, 5 वर्ष। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो यूएनओ का प्रथम महासचिव है वो कौन है। यूएनओ का प्रथम महासचिव, तो वो है आपके त्रिवेंगली, जो कहाँ के थे, नॉर्वे। इसके बाद में पूछ ले आपसे यूएनओ की वर्तमान महासचिव, तो आपको ध्यान रखना है एंटोनिया गुटेरेस। कौन से कर्म के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना, 90 कर्म के बने। ठीक है। और दिसंबर 2026 तक ये इस पद पर रहेंगे। तो ये भी अपन को इसमें ध्यान रखना है कि प्रथम पूछ ले तो त्रिवेंगली जो कि नॉर्वे के हुआ करते थे, एंटोनिया गुटेरक्स ये 9वें है। और इनसे पहले भी पूछ ले तो आपको पता है 8वें यदि मैं बात करूं तो 8वें कौन थे, तो 8वें थे बान की मून। कौन थे, बान की मून। ये हमारे 8वें इसके
यूएनओ के महासचिव। हालांकि पूछ लेते हैं कई बार, बड़े जो दिल्ली पुलिस जैसे एग्जामों में पूछ लिया भी जाता है, तो इसको अपन को जरूर ध्यान रखना है। तो ये अपना कौन सा पोर्शन हो गया, सचिवालय। अब इसके बाद में लास्ट जो अपना छठा पोर्शन बचा है वो कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो इंटरनेशनल जो कोर्ट है, या जो इंटरनेशनल जो सुप्रीम कोर्ट है, उसी के बारे में अपन क्या करना है, चर्चा। तो ये ध्यान रखना, ये आपको पता है दो देशों के मध्य विवाद को सुलझाता है। तो ऐसा कार्य कोई भी है तो वो अपन को ध्यान रखना है। तो कार्य में तो आपको सभी को पता है, कार्य है दो राष्ट्रों के मध्य विवाद को सुलझाना। बस मेन तो यही होगा, बाकी तो कार्य बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये अपन को इसमें ध्यान रखना है। लेकिन इसमें ध्यान रखना विशेष रूप से, न्यायाधीश कितने होते हैं, न्यायाधीशों की संख्या यदि आपसे पूछ ले तो आपको ध्यान रखना, इसमें न्यायाधीशों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 15। तो ये 15 जो न्यायाधीश होते हैं, ये आपको जरूर ध्यान रखना। इनका कार्यकाल यदि आपसे पूछ ले तो ये कितना होता है, तो कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। कितने वर्ष का, 9 वर्ष का इनका क्या होता है, कार्यकाल। तो अपन कह सकते हैं कार्य दो राष्ट्रों के मध्य विवाद को सुलझाना। न्यायाधीशों की संख्या इसमें 15 होती है, और उन 15 का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, 9 वर्ष का। अब सर ये 15 भी कहाँ कहाँ से लेकर आए, यदि मान लो ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो घबराना नहीं है, आपको तुरंत आंसर दे देना है कि यदि अफ्रीका महाद्वीप की मैं बात करूं तो अफ्रीका से ध्यान रखना कितने न्यायाधीश चुने जाएंगे, तो ध्यान रखना 3 चुने जाएंगे। और यदि सबसे ज्यादा न्यायाधीश आते हैं यूरोप से, और यूरोप से टोटल कितना आएंगे, 7। और इसके बाद में यदि मैं बात करूं अमेरिका की, तो ध्यान रखना अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका चाहे दक्षिण अमेरिका है, यहाँ से मात्र ओनली 4 कितना आ रहे हैं, 2 सदस्य आ रहे हैं। इसके बाद में मैं एशिया की बात करूं, किसकी बात करूं, एशिया। और एशिया से कितने सदस्य यानी कितने न्यायाधीश आते हैं, 3 आते हैं, ये ध्यान रखना। तो मेरे साइड में 7 3 10, 10 से 3 13, 13 और 2 कितना हो गए, 15। तो ये अपन को ध्यान रखना है, इन महाद्वीपों से इनके सदस्यों का क्या होता है, चुनाव, या न्यायाधीशों का क्या होता है, चुनाव। क्या सर भारत के अभी तक कोई बने हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार में इस क्वेश्चन को लिख लेना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की अब तक 4 न्यायाधीश बन चुके, न्यायाधीश बन चुके। अब देखो वो 4 कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो वो है पनेगल राव। ये रहे थे कम ही, 1952 से 1953 तक रहे थे, कम समय के लिए रहे थे। दूसरे नागेंद्र सिंह, ये बहुत लंबे समय तक रहे थे, 1973 से शुरू हुए थे इनका कार्यकाल, और ये रहे थे 1988। इसके बाद में तीसरा है रघुवंदन स्वरूप पाठक, स्वरूप पाठक, और ये रहे थे आपके 1989 से 1991 तक। फिर एक बंदा बना था जो अभी भी है, दलबीर सिंह भंडारी, दलबीर सिंह भंडारी, जो बने थे आपके 2012 से अभी तक, अभी तक कंटिन्यू भी है, ये भी ध्यान रखना। वापस इनको चुन लिया गया है, ये भी ध्यान रखना। वापस एक बार री इनका चुनाव भी हो चुका है। तो ये अपना कौन सा न्यायालय हो गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। एक बार वापस देख लो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कार्य है दो राष्ट्रों के मध्य विवादों को सुलझाना, और न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 15। 15 में से ध्यान रखना अफ्रीका से 3 आएंगे, यूरोप से 7, अमेरिका से 2, एशिया से कितने चुने जाते हैं, यहाँ से 3 चुने जाते हैं। कार्यकाल इनका होता है 9 वर्ष का। और यदि बात करूं मैं अभी तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के अब तक
4 न्यायाधीश बन चुके हैं, जिसमें एक तो कौन है, बनेगल राव है जो कि 1952 से 1953 के मध्य रहे थे। नागेंद्र सिंह है जो 1973 से 1988 के बीच में रहे थे। एक रघुवंदन स्वरूप पाठक है जो 1989 से 1991 तक रहे थे। और दलवीर सिंह भंडारी है जो 2012 से लेकर अभी तक वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश है। यदि पूछ ले कि बियन वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के न्यायाधीश कौन है, तो उसका आंसर भी आपको क्या देना है, दलवीर सिंह भंडारी देना है। उम्मीद करता हूं ये चीजें यहां तक आपके समझ में आई होगी। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं लिख देता हूं। तो देखो, सबसे पहला फैक्ट, यूएनओ की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर छोड़कर बाकी सभी अंगों का मुख्यालय, सभी अंगों का मुख्यालय न्यूयॉर्क। कहां पड़ता है? न्यूयॉर्क, यूएसए। तो सर फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कहां पे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय वो है द हेग। द हेग कहां पे पड़ता है सर? नीदरलैंड। इसीलिए मैंने प्रत्येक की जगह नहीं लिखा है, क्योंकि लास्ट में स्टार के बना के लिखा है ताकि आपको विशेष रूप से याद रहे। तो ये ध्यान रखना है। तो यूएनओ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर बाकी सभी अंगों का मुख्यालय न्यूयॉर्क और यूएसए में है। ये ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? द हैग, मतलब नीदरलैंड के अंदर है। ये अपन को ध्यान रखना है। ये ने कर लेना पूरा। कहाँ पे है? नीदरलैंड के अंदर है। ये अपन को इसमें ध्यान रखना। अगला देखो, यूएनओ में भारत का वर्तमान में स्थायी प्रतिनिधि, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो ये ध्यान रखना है। ये है रुचिरा कंबोज। तो दिसंबर आपके 2022 में बनी थी। ये ध्यान रखना। प्रथम महिला भी है। किस राज्य से ये बिलोंग करती है भारत में? तो ये ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश। किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से। यदि इससे पूर्व आपसे पूछ ले, इससे पूर्व की यदि मैं बात करूं, तो पूर्व में था टीएस तिरुमूर्ति। टीएस तिरी, और इनका स्थान किसने ले लिया है? रुचिरा कंबोज ने ले लिया है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूएनओ में भारत का वर्तमान में स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो वो ध्यान रखना, रुचिरा कंबोज महिला है, जो कि पहले भी बनी है। ये भी ध्यान रखना कौन से राज्य की है? उत्तर प्रदेश राज्य की है। तो ये था अपना एक छोटा सा, अपन कह सकते हैं, यूएनओ का पोर्शन, जो मैंने आपको लगभग क्या करवा दिया है, पूरा है, जो कि आपको कंप्लीटली मैंने इन स्लाइडों के माध्यम से करवा दिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसके बारे में पूरी मैंने जो डिटेल है वो आपके सामने लिख दी है। इतनी अच्छी चीजें से आपको इनको पढ़ के जाना है। और कल अपन इसी के साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट स्लाइड के साथ में, जिसमें अपन पढ़ेंगे आईएमएफ, और आईएमएफ के बाद में डब्ल्यूबी, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, आईएलओ, ऐसे संगठनों पर अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर को अपन पूरा कर देंगे, और फिर अगले नेक्स्ट सेशन में अपना नया चैप्टर शुरू कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।